गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को श्रीलंका में नस्लीय संघर्ष के बारे में बतलाई थी। आज हम लोग देखेंगे उसी क्षेत्र में आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव या इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन। यह क्या है, उस क्षेत्र में आर्थिक भूमंडलीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है। देश भूमंडलीकरण की धारा के प्रभाव से नहीं बच सकता। देशों के बीच निकटता स्थापित हो रही है। यातायात व सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले आश्चर्यजनक विकासों ने राज्यों के बीच दूरियां मिटा दी है, उनकी सीमाओं को निरर्थक बना दिया है। विदेशी पूंजी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश हेतु द्वार खोल दिए गए हैं। यह प्रगति विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में देखी जा सकती है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों ने भी इस तथ्य को पहचानने लगा है। इस दिशा में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सक्रिय कदम उठाया, जिससे बाद में उसके उत्तराधिकारियों ने बरकरार रखा। यदि विश्व के अन्य क्षेत्रों के देश परस्पर सहयोग से अपना विकास कर सकते हैं, तो दक्षिण एशिया के देश भी उसका लाभ उठा सकते हैं। इस क्षेत्र के सभी देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाना चाहते हैं, इसलिए वे विकासशील देशों की कोटि में आते हैं। भारत एकमात्र बड़ा देश है। पाकिस्तान व बांग्लादेश कभी उसी के भाग थे। 1947 के विभाजन ने पाकिस्तान को जन्म दिया। भूटान व नेपाल हिमालय की गोद में स्थित हैं। उसके विकास में सहायक होना भारत का दायित्व कहा जाता है। श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित हैं, जिनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत के हित में है। भूमंडलीकरण का प्रभाव तथा साझे हितों ने इस 7 देशों को एक दूसरे से जोड़ रखा है। खेद की बात है कि बाहरी शक्तियां अपनी नकारात्मक भूमिका के कारण इस क्षेत्र के विकास में बाधक रही है। संघर्ष के बिंदु उत्पन्न होते रहते हैं तथा उनके समाधान के प्रयास भी होते रहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व श्रीलंका राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। इस नाते कभी कभी उस मंच की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी उसके विकास में सहायक होती है। भारत के विदेश मंत्री गुजराल ने 1996 में यहाँ तक कहा कि भारत को अपने कुछ पड़ोसियों जैसे नेपाल, भूटान व बांग्लादेश को विशेष सहायता देनी चाहिए, अपितु बदले में उसने उतनी सहायता लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब 1954 में पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिक गुट सीटों में प्रवेश किया तो दक्षिण एशिया शीत युद्ध की चपेट में आ गया। लेकिन हर्ष की बात है कि इस क्षेत्र के अन्य देशों ने गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना। उत्तर शीत युद्ध काल में पाकिस्तान भी अमेरिकी सैनिक गठबंधन से मुक्त हो गया, किंतु पाकिस्तानी शासकों की कुटिल नीतियां प्रायः विवादों को जन्म देती है। यह शांति प्रक्रिया को बाधक करती है। संतोष की बात है कि अब भूमंडलीकरण की तेज धारा ने अपनी सकारात्मक भूमिका अदा की है। तो यह था इस क्षेत्र पर आर्थिक भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। यह क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती है। क्षेत्रीय सहयोग संगठन के अंतर्गत
उसे हम लोग देखेंगे। यूरोपीय संघ तथा आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता को देखते हुए 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने डचेस बनाने का संकल्प लिया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो क्या क्या उद्देश्य हैं डचेस के? 1 नंबर, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों का कल्याण करना तथा उनका जीवन स्तर सुधारना। इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास करना। तीसरा, दक्षिण एशिया के देशों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ाना व उसे प्रोत्साहित करना तथा सभी लोगों को ऐसे अवसर देना कि वे मान मर्यादा से रह सके तथा अपने पूर्व सामर्थ्य को सिद्ध कर सके। चौथा नंबर, एक दूसरे की समस्याओं को समझे, उनका आकलन करें तथा परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन दे। 5वां नंबर, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व तकनीकी क्षेत्र में सक्रिय सहयोग तथा परस्पर सहयोग को प्रोत्साहित करें। 6 नंबर, साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को बढ़ावा दें। 7वां नंबर, सामान्य उद्देश्यों व प्रयोजनों से लैस अन्य क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग बनाएं। तो यह था क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महत्वपूर्ण बिंदु या उद्देश्य। यह इम्पोर्टेंट है। 1985 में ढाका में इसकी पहली बैठक हुई जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव ने भाग लिया। तभी इस संगठन की स्थापना हुई। तो इस तरह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का उद्देश्य था। यह इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रख करके पढ़ाई कीजिएगा। तो आज मैं इतना ही बताती हूँ आप लोग को। थैंक यू।